नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव तिवारी खान ग्लोबल स्टडी के केजीएस आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग नए बैच के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका कि रजिस्ट्रेशन आज यानी 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है और इसकी क्लासेस 19 दिसंबर से चलेंगी। इस बैच के अंतर्गत आपको डेली क्लासेस, लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी जो इंक्लूडेड है, पीवाईक्यू मिलेंगे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द सिलेबस, पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। यह है इसका पाठ्यक्रम। कॉम्प्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। हिंदी में बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन यानी बेसिक न्यूमरेसी। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे हैं, इस पे डिस्कस करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं अबाउट द यूपीएससी। यूपीएससी का एग्जाम क्या है? दरअसल प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक सामान्य अध्ययन का है, दूसरा सीसेट का है। सीसेट का ये पाठ्यक्रम था। तो पूरे यूपीएससी के बारे में, यानी यूपीएससी का एग्जाम क्या है और कैसे होता है, कितना कठिन होता है, कितना आसान होता है, इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आप समझ जाएंगे कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए हमें किस बात की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में एक राजा था, उसको लगा कि हमें पता करना चाहिए कि हमारे देश में कितने विद्वान हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं और जिनकी जनरल मेंटल एबिलिटी क्षमता बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया, एक महल बनवाया, महल में एक बड़ा सा गेट लगवाया, गेट को बंद करा दिया और गेट के ऊपर एक स्लोगन लिखवाया, टाइटल। कहा यह एक कोड है, एक मंत्र है, जो इसको डिकोड कर लेगा वो गेट खोल देगा। अब पूरे राज्य में जब ये बात फैली तो बड़े बड़े विद्वान इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद सब लोग आए, उस मंत्र को पढ़ते थे, सोचते थे कि कैसे इसे डिकोड करें। और इसी सोचते सोचते कई दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए। फिर एक नवयुवक जिसका नाम था सिद्धार्थ, वह आता है। आने के बाद वो गेट के सामने खड़ा होता है, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करता है, कुछ सेकंड के लिए, और आंख खोलने के बाद वो सीधा जाता है, गेट को धक्का दे देता है, पुश कर देता है और गेट खुल जाता है। अब वाह वाह होने लगा, लोग तालियां बजाने लगे। तमाम विद्वान थे जो ये जानना चाहते थे कि इस बच्चे ने उसको डिकोड कैसे किया। जब उससे पूछा गया कि तुमने इसको डिकोड कैसे किया, कैसे गेट खोल दिया, तो उसने कहा मैंने आंख बंद करके यह सोचा कि अगर किसी समस्या का समाधान हमें करना है तो पहले ये तो पता कर लेंगे समस्या है भी कि नहीं। तो मैं गेट को चेक करने गया था कि गेट वास्तव में किसी मंत्र द्वारा बंद किया गया है या यूं ही। तो जैसे मैंने धक्का दिया, गेट खुल गया। तो दरअसल यही है यूपीएससी। जिसने हिम्मत दिखाई उसके लिए समाधान हो गया, और जिसने उसे समस्या समझा उसके लिए हमेशा समस्या बनी रही। तो खान ग्लोबल स्टडी के केजीएस आईएएस पर आपकी इन सभी बातों का समाधान होगा और वो समाधान हम लोग करने का प्रयास भी करेंगे। अब हम आपको कुछ सिलेबस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बता देते हैं। कॉम्प्रहेंशन मतलब होता है बोधगम्यता, लेकिन अब ये बोधगम्यता वो बोधगम्यता नहीं रहा जो पहले 10th और 12th में हुआ करता था। दरअसल ये पूरा पोर्शन बोधगम्यता लॉजिकल रीजनिंग का हिस्सा है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या? एजम्पशन यानी अवधारणा, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, इन्फेरेंस यानी अनुमान, आर्गुमेंट यानी तर्क, इससे संबंधित है। तो इस पे हम बहुत डेप्थ में हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत गहराई से, और कोशिश करेंगे कि बोधगम्यता से संबंधित यानी कॉम्प्रहेंशन से संबंधित जितनी भी समस्याएं उसका समाधान जरूर। इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। दरअसल कम्युनिकेशन स्किल का जो इस्तेमाल होता है वो डे टू डे लाइफ में भी होता है, जीवन के हर चरण पे होता है और इंटरव्यू में होता है। तो यहां से प्रश्न तो नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें यह बात ध्यान रखनी है कि अगर हमें यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को शार्प बनाना है, अच्छी बनाना है। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे शार्प करें, कैसे इतनी शानदार बनाएं कि आप कोई भी बात कहें और आपकी बात सुन ली जाए। तीसरा हिस्सा है लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी। तो तर्क और विश्लेषण, ये दोनों भी हमारी परीक्षा का एक हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति का तार्किक होना और विश्लेषणात्मक क्षमता रखना दोनों ही महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग,
दरअसल डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले प्रश्न पूछे जाते थे 2011, 12, 13 में, उसके बाद से प्रश्न नहीं पूछे गए। अब ये वाला हिस्सा ट्रांसफर हो गया है कहां, मेंस एग्जाम में, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड के पेपर में, जहां केस स्टडी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी यानी सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता वही जो मैंने अभी चर्चा किया कि अगर कोई समस्या है तो उसे हम पुश करने के पहले देखेंगे कि वास्तव में समस्या है भी कि नहीं, और जो यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं वो सामान्य मानसिक योग्यता के होते हैं। उसमें क्या समझदारी दिखानी है, कितनी जानकारी रखनी है, अभी कुछ प्रश्नों पे भी हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेसिक न्यूमरेसी, यहां पर मैथमेटिक्स नहीं लिखा है, अर्थमेटिक भी नहीं लिखा है, बेसिक न्यूमरेसी लिखा है। यानी यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बिल्कुल ऐसे होंगे, साधारण से प्रश्न होंगे, लेकिन उसमें बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करना होगा। तो कुछ प्रश्नों पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि वास्तव में यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है और उनको हम हैंडल कैसे करें, ये देखते हैं। तो ये रहा हमारे सामने पहला प्रश्न। आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और आप देखेंगे इस प्रश्न में लिखा है 1000 मीटर की एक दौड़ में एक्स, वाई और जेड 3 प्रतियोगी हैं। मान लीजिए कि वे सभी विभिन्न एक समान गतियों से दौड़ते हैं। वाई एक्स से 40 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है और जेड एक्स से 64 मीटर से आगे दौड़ना शुरू करता है। यदि वाई और जेड को 1000 मीटर की एक दौड़ की प्रतिस्पर्धा करनी है तो जेड वाई से कितने मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा। लोग यहां छोटी सी गलती करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ेंगे। दरअसल प्रश्न एकदम आसान है, साधारण प्रश्न है, बस एक इसमें बात ऐसी है जो तकनीकी तौर पर बड़ी थोड़ी मजबूत है, अलग हटके। तो ऐसे प्रश्न जब भी कभी आए तो आप एक सिंपल सी ऐसे लाइन खींचो और मान लो कि 1000 मीटर की ये दौड़ है। दरअसल प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है यूपीएससी का, और इसमें टेक्निकल बात क्या है उस पर भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसने कहा एक्स यहां होगा, वाई 40 मीटर आगे होगा, यानी यहां पर वाई होगा, और जेड यहां होगा। जेड जो है वो एक्स से कितने मीटर आगे, 64 मीटर आगे। तो जाहिर सी बात है इनके वाई और जेड के बीच में जो गैप होगा वो कितने का होगा, 24 मीटर का होगा। ये प्रश्न हमारा दिया हुआ। अब पूछ रहा है कि 1000 मीटर की प्रतियोगिता है। अब पूछ रहा है कि यदि वाई और जेड के बीच में प्रतियोगिता कराई जाए तो जेड वाई से कितने मीटर आगे से दौड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिए, यही इंपॉर्टेंट है यहां पर। जब एक्स, वाई, जेड तीनों दौड़ेंगे तो 1000 मीटर की दौड़ होगी, लेकिन जब वाई और जेड दौड़ेंगे तब 1000 मीटर की दौड़ की अब हम यहां पर तुलना करेंगे। लेकिन जो हमारे पास आंकड़ा दिया है वो आंकड़ा ये है कि वाई टोटल कितना दौड़ रहा है, 960 मीटर। ध्यान से देखिए, एक्स तो 1000 मीटर दौड़ेगा पर वाई कितना दौड़ रहा है, 960 मीटर। तो जब वाई 960 मीटर दौड़ रहा है तो जेड कितना आगे है, 24 मीटर। तो ऐसे लिखेंगे 960 मीटर में जेड आगे है 24 मीटर, ठीक है। तो यदि 1 मीटर की प्रतियोगिता होती तो क्या होगा, 24/960 मीटर। अब कह रहा है कि वाई और जेड के बीच में 1000 मीटर की प्रतियोगिता कराए तो जेड कितना आगे होगा। तो 1000 मीटर पे क्या होगा, 1000 मीटर पे 24 गुणित 1000/960। ये 0 0 कट गया, ये 4 आएगा और यहां क्या आ गया, 25 मीटर। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दरअसल इसमें सिर्फ ये समझने की जरूरत थी कि जो जेड की डिस्टेंस दी गई है वाई से वो दरअसल 960 मीटर की तुलना पे दी गई है और हमें निकालना कितने पे है, 1000 पे। एक और प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे जिनका नाम है एबीसी। ये पैंट, कमीज और टोपी अलग अलग रंग लाल, हरा और नीला पहनते, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। जिस व्यक्ति के पास नीली टोपी है वह हरा पैंट नहीं पहनता, बी नीला कमीज पहनता तथा ए लाल पैंट नहीं पहनता, तो नीली टोपी कौन पहनता है, यह है प्रश्न। अब सोचने की बात है, तीनों बच्चे हैं तो टोपी कहां पहनेंगे, सिर पे, यहां शर्ट पहनेंगे, पैंट पहनेंगे नीचे। और 3 बच्चे हैं, डेटा हमारे पास कम दिया गया है, रंग तीनों के अलग अलग हैं, लाल, हरा और नीला है। ये यूपीएससी टाइप का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हम हैंडल कैसे करते हैं, आगे क्लास में हम लोग बहुत सीखेंगे
कि जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए तो इसकी शुरुआत कैसे करें, पढ़े कैसे, समझे कैसे। आज इस पे हम आप लोग को डिस्कस कराते हैं। तो जाहिर सी बात है 3 बच्चे हैं तो हमने इनका नाम लिखा ए, बी और सी। इनके कॉलम भी बना देते हैं। ये इनके कॉलम बन गए। टोपी ऊपर पहनेंगे तो ये टोपी वाला हिस्सा हो गया। बीच में शर्ट पहनेंगे तो ये शर्ट वाला हिस्सा हो गया और ये पैंट वाला हिस्सा। ये हमने बना दिया एबीसी के बारे में। अब जिसका डेटा कंफर्म होगा उसका इस्तेमाल करेंगे और जिसका नहीं होगा उसे ढूंढ लेंगे। तो कहता है जिसके पास नीली टोपी है वो हरा पैंट नहीं पहनता। तो अभी तो हमें पता ही नहीं है कि नीली टोपी किसके पास है, तो ये तो हम बाद में पता करेंगे क्योंकि कंफर्म नहीं। फिर कहता है बी नीला शर्ट पहनता है। बी जो है नीला कमीज पहनता है यानी शर्ट पहनता है। ठीक है, बना दिया। तथा ए लाल पैंट नहीं पहनता। जो ए है वो लाल पैंट नहीं पहनेगा। जब लाल नहीं पहनेगा तो यहां हमने लिखा लाल और लाल लिख के क्रॉस कर दिया। क्रॉस कर दिया इसलिए क्रॉस कर दिया कि हमें दिखता रहे कि ए किसी भी स्थिति में लाल पैंट नहीं पहनेगा। बस। तो नीली टोपी कौन पहनता है ये प्रश्न है। अब एक डेटा हम लोग छोड़ के आए हैं। क्या डेटा है कि जो व्यक्ति नीली टोपी पहनता है वह हरा पैंट नहीं पहनता। अब इसमें से नीली टोपी तो किसी की क्लियर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बगल में एक डेटा बनाएंगे ऐसे और यहां लिखेंगे जो व्यक्ति नीली टोपी पहनेगा यानी नीला पहनेगा, ठीक है, वह व्यक्ति क्या नहीं पहनेगा, हरा पैंट नहीं पहनेगा। हरा पैंट नहीं पहनेगा तो ये हरा पैंट नहीं पहनेगा। अब एक बात बताइए, रंग हैं 3, लाल, हरा और नीला। अब इसने नीले रंग की टोपी पहन ली तो पैंट पहनने के लिए केवल 2 रंग बचते हैं, लाल और हरा। और कंडीशन दी गई कि हरा नहीं पहन सकता तो ये पैंट क्या पहनेगा, लाल। अब नीली टोपी लाल पैंट पहनेगा तो शर्ट कैसा पहनेगा, हरा। ये हमने बगल में बना लिया। अब इसे उठा के हम सेट करते हैं कि एबीसी में से कौन सा व्यक्ति है जो इसको पहनेगा। तो चलिए उठाते हैं। अगर इस पोर्शन को हम यहां रखना चाहें ए में तो क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इसने लाल पैंट पहन रखा है। ये देखिए इसने लाल पैंट पहन रखा है और एक लाल पैंट नहीं पहनेगा क्योंकि साफ साफ मना है, तो ए में रख नहीं सकते। अब इसको लाके हम बी में रखना चाहते हैं। बी में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये नीला शर्ट पहनता है, इसने हरा शर्ट पहन रखा है। तो अब जाहिर सी बात है एक ही जगह बची, वो कौन है, सी। यहां हम लिखा नीला, हरा और लाल। अब आप ध्यान से देखिए, अगर सी ने हरा शर्ट पहना, बी ने नीला शर्ट पहना, तो ये ए कौन सा शर्ट पहनेगा, ये लाल रंग का शर्ट पहनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब इनको पहनाते हैं टोपी। सी ने नीली टोपी पहनी है तो जाहिर सी बात है ए नीली टोपी नहीं पहन सकता, तो 2 ही रंग टोपी पहन सकता था, या तो लाल या तो हरा, क्योंकि नीली इसने पहन रखी है। और लाल टोपी इसलिए नहीं पहनेगा क्योंकि ये लाल शर्ट पहनता है, तो टोपी कैसे पहनेगा, हरा। तो हरा, लाल और पैंट इसका क्या हो जाएगा, नीला। अब ए ने हरी टोपी पहनी है, सी ने नीली पहनी है, तो जाहिर सी बात बी क्या पहनेगा, लाल टोपी। और बी जब लाल टोपी पहनेगा तो लाल नीला यहां क्या हो जाएगा, हरा। इस तरह हमारा आंसर आ गया कि नीली टोपी कौन पहनता है, सी पहनता है। तो अगर ये इसके अलावा पूछ लेता है कि हरा पैंट कौन पहनता है, लाल शर्ट कौन पहनता है, लाल टोपी कौन पहनता है, तो किसी भी प्रश्न का उत्तर हम कर सकते हैं। तो ये प्रश्न सारे जनरल मेंटल एबिलिटीज पे आधारित होते हैं। और जैसे ही हमारी जनरल मेंटल एबिलिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी तो ये सीसेट के सारे प्रश्न भी हो जाएंगे। और जब जनरल मेंटल एबिलिटी बेहतर होगी तो यूपीएससी क्वालिफाई करने में भी बहुत दिक्कत नहीं आएगी। एक प्रश्न पे और डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है ये, इसे देखिएगा, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यूपीएससी का। 1.01 किलोमीटर लंबी सड़क के एक किनारे एक दूसरे से समान दूरी पे 101 पौधे रोपे गए। 5 क्रमागत पौधों के बीच की कुल कितनी दूरी होगी। अब ये प्रश्न यूपीएससी बहुत आसान है, फिर भी लोग इसमें गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे, 1.01 को वो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1.01 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1010 मीटर, इतना आ गया। सामान्यतः लोग यही गलती करेंगे, यूपीएससी ने इसीलिए दिया था। मैंने कहा ना
कि दरवाजे का मंत्र पढ़ने से बेहतर है पहले दरवाजे को धक्का देके देखें कि वास्तव में बंद भी है या पहले से ही खुला है। अब अगर लोग जब ये आ जाएगा 1010 मीटर तो लोग क्या करेंगे 101 से भाग दे देंगे। जब आप इसमें 101 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 मीटर। अब यहां पूछ रहा है कि 5 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी क्या होगी, तो लोग गलती क्या करेंगे 10 में 5 का गुणा करेंगे 50 आ जाएगा, ऑप्शन में है। अगर कुछ लोग ये सोचेंगे कि 5 पौधों के बीच में जो अंतराल होगा वो 4 का होगा तो 10 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 40, ये भी ऑप्शन में है, जबकि ये दोनों क्या है गलत है। यूपीएससी चाहती है कि आप बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें। अब इसको बुद्धिमत्ता में कैसे इस्तेमाल करना था ये देखिए। मान लो उसने कहा कि 101 पौधे लगे, आप भूल जाओ 101 पौधे बहुत लंबा इतना कॉपी में कौन बनाता। तो आप मान लो अगर 5 पौधे लगे हो, 5 ऐसे 1 2 3 4 और ये 5 पौधे मैंने लगा दिया, ठीक है। और कुल जो है इनकी दूरी हमने कितनी रख दी 20 मीटर कि 20 मीटर की दूरी पे ये 5 पौधे लगाएंगे। मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब यूपीएससी में प्रश्न थोड़ा सा आपको लगे कि टेढ़ा है तो आप इसे जनरेट भी कर सकते हैं कि आसानी से हम इसे कैसे करें। तो मान लो कि ये 5 पौधे 20 मीटर की दूरी पे लगे। अब पूछ रहा है किन्हीं 3 या 2 पौधों के बीच के जो दूरी होगी वो क्या होगी। अब आप ध्यान से देखिए दूरी, ये 5 पौधे पर दूरी क्या है 1 2 3 और 4, यानी पौधे तो हैं 5 पर इनके बीच में अंतराल कितने का है 4 का। तो जाहिर सी बात है हमें यही अंतराल ही तो निकालना है कि अंतराल कितने मीटर पे। तो अब बताओ 20 में 5 से भाग देंगे या 4 से, क्योंकि अंतराल तो 4 है ना, तो 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो ये कितना आ गया 5, 4 पंचे 20, यानी सब ये 5-5 मीटर की डिस्टेंस पे बने। यहां से हमें एक सूत्र मिलता है। क्या सूत्र मिलता है कि अगर पौधे 101 हैं तो उनके बीच का जो अंतराल होगा वो टोटल कितना होगा 100 होगा। तो जाहिर सी बात है हम भाग कितने से देंगे 100 से, इसको हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे 1.01 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, ये आ गया 1010। अब इसको 101 से नहीं 100 से भाग देना है, क्योंकि 101 पौधों के बीच में जो अंतराल होगा वो कितने का होगा 100 का। तो 100 से भाग देंगे तो ये 0 कट गया, ये आ गया 10.1 मीटर। कितना आ गया 10.1 मीटर। इतना आने के बाद भी अब हमें क्या समझदारी दिखानी है, तो कह रहा है 5 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी। तो जो 5 क्रमागत पौधे होंगे उनके बीच की जो दूरी होगी वो 4 अंतराल के बराबर होगी। 4 कैसे अभी सीखे हो, 2 3 4 5, तो कितने अंतराल हैं बीच में केवल 4। 10.1 इंटू 4 40.4 मीटर। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछा करता है। दरअसल हमें आईएएस बनने के लिए जिन महत्वपूर्ण गुणों की जरूरत होती है वो जरूरत है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब अभिरुचि, एटीट्यूड मतलब नजरिया, और इसके अलावा आईक्यू और ईक्यू। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ईक्यू मतलब इमोशनल क्वेश्चन। इन्हीं 4 खंभों पर यूपीएससी की सफलता आधारित है। आशा करता हूं कि अपने बैच में हम कोशिश करेंगे कि इन चारों पर आपको मजबूती मिले, आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी बेहतर हो, आपका ईक्यू और आईक्यू बेहतर हो, आपका एप्टीट्यूड शार्प हो और एटीट्यूड शार्प हो। इसी के साथ ये डिस्कशन समाप्त होता है। जल्द ही मुलाकात करेंगे, हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।